स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल बीटर बेस्ट में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16, 12 और 21 तीनों में काम आने वाला CPWA कोड, और इसमें हम लोग चैप्टर 10 वर्क्स अकाउंट का आज लास्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर। देखिए, जो कमर्शियल बैकग्राउंड के हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि लेजर क्या होता है, लेकिन जो नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड के हैं वो नहीं जानते कि लेजर क्या होता है। मैं भी नहीं जानता था। मुझे एक्चुअल में पता कब चला, जब मैंने एक दुकानदार के साथ में कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, और ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से किया कि मैंने सीमेंट की बोरियां खरीदी, कई सारी छड़ खरीदे, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मकान बनाने वाली जो चीजें होती है वो मैंने खरीदी। और जब भी उसका 1 लाख रुपया, मतलब छोटा छोटा, कभी 30,000 का, कभी 10,000 का, कभी 15,000 का, मैं वो पेमेंट नहीं करता था। जब 1 लाख, 4,000, 5,000, 10,000, मतलब 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट हो वो मुझे बता देता था, फिर मैं 1 लाख पेमेंट कर देता था, और फिर वो बाकी पैसा आउटस्टैंडिंग रह जाता था। अब वो क्या हुआ कि उस 1 लाख के दरमियान एक बिल नहीं आया, कई सारे बिल आए। टोटल जितने भी बिल आए उन सबका टोटल उसने डेबिट में डाला, और जब मैंने 1 लाख रुपए उसको पेमेंट किए तो उसने क्रेडिट में डाला, और उसके बाद में बैलेंस लिखा। इस तरीके से मैंने पूरे 1 साल के दरमियान जितने भी ट्रांजेक्शन किए उन सबको उसने एक ही पेज में रखा। एक फोलियो उसको कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट। एक फोलियो में जब उसने रखा मेरे साथ किए गए सारे ट्रांजेक्शन, पर आप सोचिए कि वो एक दुकानदार है, क्या उसके लिए केवल मैं ही ग्राहक हूं? नहीं, उसके लिए कई सारे ग्राहक होंगे। कुछ ग्राहकों को वो नगद में देता है, तो नगद में जो देता है तो क्या उसको उसमें लिखता है? हाँ लिखता है, लेकिन उस समय तत्काल ही उसको क्रेडिट में भी और डेबिट में भी दोनों में एंट्री कर लेता है। अमूमन जो कैश पेमेंट होता है उसके लिए लोग नहीं भी लिखते हैं, लेजर में एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, तो लेजर का मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर ग्राहक के साथ में किया गया लेन देन। अब मैं CPWD हूँ, तो जाहिर से तौर पे मेरे लिए ग्राहक कौन होगा? मेरा कॉन्ट्रैक्टर, जिसके साथ में मुझे पेमेंट करना है और लगातार करना है लेन देन। पर क्या मेरे पास में केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टर है? जवाब है नहीं, मेरे पास कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसीलिए हर एक कॉन्ट्रैक्टर का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, उसको उसका पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये एक बुक के फॉर्म में होता है, बुक बाउंडेड, मतलब कि बनाया हुआ किताब की तरह होता है, और इसमें एक पेज में एक कॉन्ट्रैक्टर का ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, एंट्री की जाती है उसकी, और पूरे साल भर में उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ में CPWD के उस ऑफिस में जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन सब का हिसाब ही ये लेजर कहलाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का लेजर है इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्टर लेजर कहा। दुकानदार के कंसेप्ट में वो हिमांशु, मेरा नाम हिमांशु है, तो इसने हिमांशु लेजर लिख दिया, समझे? पर हिमांशु लेजर का मतलब वो एक फोलियो की बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअली पूरे बुक का नाम होगा कस्टमर्स लेजर। ठीक है, अच्छा, क्या कस्टमर के साथ ही वो लेजर मेंटेन करता होगा? नहीं, वो तो कस्टमर को सामान बेचता है, वो कहीं से सामान खरीदता होगा, उसका भी लेजर मेंटेन करता है, क्योंकि वो एक ही जगह सामान नहीं खरीद रहा है। वो दुकानदार सीमेंट की बोरी कहीं से खरीद रहा है, छड़ कहीं से खरीद रहा है, अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों से खरीद रहा है। हो सकता है एक सप्लायर से ना खरीदता हो, 4-5 सप्लायर से खरीदता हो। हर एक पर्टिकुलर का, चाहे वो लेन हो या देन हो, पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना लेजर कहलाता है। तो ये कस्टमर लेजर हो गया, उसी तरीके से उसके पास में सप्लायर लेजर भी होगा। ठीक है, ये हुआ लेजर, है ना? अब आपको समझ में आ रहा होगा ये हिमांशु लेजर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर लेजर के मामले में मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर XYZ है, राइट? तो उसके लिए अलग फोलियो, ABC कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग फोलियो, राम के लिए अलग फोलियो, रहीम के लिए अलग फोलियो। तो ये हो गया राम लेजर, ये हो गया रहीम लेजर। ठीक है, सब मिला करके उसके लिए कौन से लेजर होता है? कॉन्ट्रैक्टर लेजर। क्या केवल कॉन्ट्रैक्टर के लेजर मेंटेन किए जाते हैं? नहीं, सप्लायर के भी मेंटेन किए जाते हैं।
पर इन कॉन्ट्रैक्ट में, पीपीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट में, उसको कॉन्ट्रैक्टर लेजर ही कहा जाता है। आप चाहे वो सप्लाई लेते हो चाहे वर्क डन कराते हो, ठीक है। ये हो गया लेजर। अब लेजर के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पीपीडब्ल्यूए 43 इसके लिए फॉर्म डिसाइड किया गया है ना। दूसरी बात, जो आप इसको जब इसमें घुसेंगे तब आप जानेंगे कि पीपीडब्ल्यूए फॉर्म 43 जब आप देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि पीपीडब्ल्यूए फॉर्म 26, 26A, 27 और 27A, ये 4 फॉर्म्स के रेफरेंस दिए गए हैं। 26 क्या है, मुझे कोई बताएगा? बोलिए कोई भी एक आदमी, 26 क्या है? 26 is RAB, 26A is secure advance. बिल्कुल सही है, 26 RAB है और 26 सिक्योर्ड एडवांस है, बिल्कुल सही। एक मिनट, ठीक, बिल्कुल सही। तो अब आप देखेंगे कि 26 और 26A का यानी कि आरए बिल का बहुत सारा डिफरेंस दिया गया है, जिसमें कि ज्यादातर डिफरेंस जो दिए गए हैं आरए बिल में, वो आरए बिल चूंकि ये 3 पार्ट में होता है, मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है, ठीक है। ये पार्ट 1 जो है वो वर्क डन, एक्चुअल में वर्क डन और सप्लाई यूनिट जो भी आप कह सकते हैं। पार्ट 3 जो है वो मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये एक्चुअली 26A जो है ना, ये पार्ट 2 में एंट्री कर लेता है 26A, और केवल 26A ही एंट्री नहीं करता है, क्योंकि 26 तो केवल सिक्योर्ड एडवांस के लिए है, या तो आप लोग को पता ही होगा, है कि नहीं। लेकिन ये जो पार्ट 2 है ना, इसके अलावा तमाम एडवांसेस में तीनों आ जाते हैं। एक एडवांस पेमेंट, दूसरा सिक्योर्ड एडवांस और तीसरा अदर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ये सारा का सारा पार्ट 2 में एंटर होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट बेसिकली इसके फोकस में है, किसके फोकस में? कॉन्ट्रैक्टर लेजर के फोकस में। सारे का सारा चीज कहां से टैली होता है? मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर लेजर, उसमें कई सारे अल्फाबेट यूज किए गए हैं। अब बोलिए मैम, बोलिए मैम। सॉरी सर, ये मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट क्या होता है? हाँ, वो मैं दिखाने वाला हूँ, अभी आज से आप देखेंगे, जैसे मैं शेयर करूंगा तुरंत देख लेंगे, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ क्या, ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर लेजर का रिलेशन किससे है? आरए बिल के पार्ट 3 से, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट से, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर लेजर में आपके बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए हैं, आप देखिएगा। पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर दिखाऊंगा, उसके अल्फाबेट आप लोग नोटिस कीजिएगा, और उसके बाद आरए बिल में से उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर लेजर में आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इतने सारे अल्फाबेट में सारे 8 के 8 ही दिए गए हैं, कुछ एक गायब भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आरए बिल में है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लेजर में नहीं है। तो ये सारे अल्फाबेट किस जगह पर रिफ्लेक्ट करते हैं? आरए बिल में, और आरए बिल के मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में, और किस जगह पे कॉन्ट्रैक्टर लेजर में रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर इन लोग दोनों का जैसे रिकंसिलिएशन होता है ना, बैलेंसिंग जिसको कहते हैं, वो बैलेंसिंग करवाना पड़ता है। तो हम लोग शुरू करें, पहले देखें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेजर कैसा होता है, बताइए आप लोग। हाँ देखें? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्लियर करता हूं मैं, वेट फॉर अ मिनट। चलिए, तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे शेयर स्क्रीन, विंडो। अच्छा, विंडो में नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ ठीक है। हम लोग अभी देख रहे हैं
कुछ मेरे स्क्रीन आप लोग को नजर आ रहा है? हाँ या ना बताइए। यस सर। हाँ नजर आ रहा है। आ रहा है ना? देखिए, हाँ क्लियर आ रहा है, दिख रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग देख रहे हैं फॉर्म 43, देख रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि फॉर्म 43 के नीचे में PWF 14 लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? हाँ या ना बतलाइए। हाँ सर। ये जो फॉर्म है ना, ये अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का फॉर्म है, ठीक है? ये भी आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, राइट? ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर ये फॉर्म 43 है, इसमें से आपका सीरियल नंबर या कॉलम नंबर 1 डेट है, कॉलम नंबर 2 नंबर है, कॉलम नंबर 3 आपका सीरियल नंबर इफ और रनिंग अकाउंट बिल। तो रनिंग अकाउंट बिल का सीरियल नंबर है क्योंकि अभी आप लोग को तुरंत रनिंग अकाउंट बिल दिखाया जाएगा, है ना? कॉलम नंबर डी ई सॉरी 4, 5 और 6 में आप देखेंगे डी लिखा हुआ है, यानी अल्फाबेट चालू हो गए हैं, राइट? उसके ऊपर में देखते हैं लिखा है नेट ट्रांजेक्शन डिटेल्ड बाय सस्पेंसेड, उसमें से एडवांस पेमेंट, दूसरा सिक्योर एडवांस, तीसरा अदर ट्रांजेक्शन में से हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा डेबिट यानी प्लस और क्रेडिट यानी माइनस। देख रहे हैं आप लोग? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है ना? कंफ्यूजन कहाँ होगा? ये डी क्या है और डी के पहले 1 स्टार, ई के पहले 2 स्टार और डी के पहले 1 स्टार, ये देख रहे हैं आप लोग? उसके बाद में 7 नंबर का जो कॉलम है वो है नेम ऑफ द वर्क ऑफ अकाउंट, है ना? फिर तो वर्क ऑफ सप्लाई जिसका 10 है और लास्ट में 11। तो इस तरीके से ये टोटल कॉलम्स हैं 11, है ना? इसमें से 4, 5 और 6 को देखिए, 4 में 1 स्टार है और 5 में 2 स्टार है, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस हेलो, सर। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 स्टार के बारे में कहा गया है कि दीज लेटर इंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रनिंग अकाउंट बिल द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन फॉर्म 26, 26 ए, 27 ए और 27 बी। यानी कि मैंने पहले बता दिया है कि इन चारों फॉर्म से आपको रिलेशन मेंटेन करना होगा, स्टैब्लिश करना होगा। और ई के लिए लिखा हुआ है दिस करस्पॉन्डिंग इज टू एंट्री इन फॉर्म 26 ए ओनली, यानी कि आपका जो ये वाला 5वें में है ये वाला, ठीक, वो केवल 26 ए से रिलेट करेगा। 26 ए कौन सी चीज के लिए यूज किया जाता है? सिक्योर एडवांस, राइट। और देखिए 5 नंबर में कौन सा वाला पॉइंट है? सिक्योर सिक्योर एडवांस। एडवांस है ना, देखिए, है ना? हाँ, फिर सर एडवांस पेमेंट में मतलब 26 आरए बिल भी आएगा, सिक्योर भी आएगा, 26 27 ए 27 बी सारे ही आएंगे फिर एडवांस पेमेंट में? सारे नहीं आएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 27 केवल लमसम में आता है ना। हाँ जब 27 यूज हो रहा होता है तब तो 26 यूज नहीं होता है ना, ठीक है? सर मैं अब देखिए हम लोग फिर सिक्योर, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे 26 ए सिक्योर एडवांस से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसे मतलब मेरा ऐसा डाउट आया कि ये सिर्फ सिक्योर एडवांस यानी 5E में ही आना चाहिए, 4D के उसमें क्यों आया, एडवांस पेमेंट में क्यों आया? एडवांस पेमेंट में नहीं आया है, एडवांस पेमेंट में 1 ही स्टार है और एक सिक्योर एडवांस स्टार में में 2 स्टार है। नीचे सर एक बार आप दोबारा बताइए ना। हाँ देखिए 1 स्टार को पहले देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, 1 स्टार जो है ना वो आपका फॉर्म 26 ए, 27 ए और 27 बी लिखा हुआ है ना, तो वो गलत एंट्री है, केवल फॉर्म 26 है, ठीक है? 26 ए से एडवांस पेमेंट में नहीं आता है। ओके ओके, ये गलत है इसका मतलब है ना? हाँ ये 26 ए गलत लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब देखिए मैं इसको रिलेट कर देता हूँ, मैं तुरंत आपको रनिंग अकाउंट बिल दिखाता हूँ। ये देखिए आरए बिल है, देख रहे हैं आप लोग? आपने पूछा था मैम कि ये मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट क्या है, देखिए पार्ट 3 है मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, दिख रहा है आपको? यस सर। यस यस यस। है ना, ये है पार्ट 3 मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट, है ना?
अब कहेंगे ये पार्ट 3 किसका है? आरए बिल का। देखिए ऊपर हम ऊपर जाते हैं, ये पार्ट 2 है सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर, और पार्ट 1 क्या है? अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड। और किसका है ये? फॉर्म 26 रनिंग अकाउंट बिल का। देख रहे हैं आप लोग, यस सर। है ना? अब आप देखिए यहाँ से, सबसे पहले आप लोग यहाँ से आइए पार्ट 1 में, वहां से आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। पार्ट 1 में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ? ये है ए, फिगर ए, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन फिगर ए। ठीक है, और यही फिगर ए आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर में यहाँ पे लिखना है 10 है। देखिए कॉलम नंबर 10 में दिख रहा है, वही दिख रहा है। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ वर्क हाँ सप्लाई, ठीक है ठीक है ना? टोटल वैल्यू ऑफ वर्क और सप्लाइड 10, कॉलम नंबर 10 में रनिंग अकाउंट बिल का ए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग उठाया हम लोगों ने। क्लियर है? है। यस सर। देख रहे हैं, है ना? देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है एफ, नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 3 बिल कुल आ गए हैं और हर बिल में 20-20 रुपए का पेमेंट हुआ है, तो एक की जो धनराशि होगी, एक का जो अमाउंट होगा वो होगा 60 रुपए, क्योंकि टोटल 60 रुपए का काम हो चुका है। और एफ का जो अमाउंट होगा केवल 20 रुपए का होगा। क्यों होगा 20 रुपए? क्योंकि 2 बिल में से पहले ही 20 और 20 40 रुपए का पेमेंट हो चुका है। अभी इस वाले बिल में से केवल 20 रुपए का पेमेंट होना है। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार दोबारा बताना सर, दोबारा बताना। हाँ ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। पहले काम में, पहले वाले बिल में काम हुआ था 10 रुपए का, दूसरे वाले में हुआ 20 रुपए का, और तीसरे वाले में हुआ 30 रुपए का। 10, 20 और 30। क्लियर है? यस सर। तो ए में आएगा 60 रुपया। ए में टोटल कितना वैल्यू वर्क डन है 60, 60। यस सर ठीक है ठीक है। तो टोटल वैल्यू वर्क डन टुडे का मतलब टोटल 60, है ना? और नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल, एफ में आएगा केवल 30 रुपए। क्योंकि पहले वाले में 10 पेमेंट किया था, दूसरे वाले में 20 पेमेंट किया, तो अब दूसरे के बाद से कितना बाकी है? 30 रुपए। ओके सर, ओके ओके। है ना? यही 30 रुपए आपको यहाँ लिखना। हाँ बोलिए, यही 30 रुपए आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। ठीक है सर, वही देख रहा हूँ, डिडक्ट का है 7 रुपये। क्या बोल रहे हैं सर? वो मेमोरेंडम, हाँ बोलिए। रनिंग अकाउंट में ना वो डिडक्ट माइनस वैल्यू ऑफ द प्रीवियस बिल था ना, उससे नेट आ रहा था ना। हाँ वही तो एग्जाम्पल दिया मैंने, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, तो कुल मिला के हो गए 60 रुपए। और आपने 30 रुपए का पेमेंट पहले कर दिया था 10 और 20 के रूप में, तो अभी कितना बच गया? 30 रुपया। वही 30 रुपया पेमेंट करेंगे अभी आप। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेजर में 9 में, देखिए कॉन्ट्रैक्टर लेजर में 9 में क्या लिखा हुआ है? एफ। एफ यानी आरए बिल का एफ। आरए बिल का एफ यानी सिंस प्रीवियस बिल। क्लियर हुआ है या ना? यस सर, अभी क्लियर हुआ ना? अब देखिए एच फिगर हम लोग देखते हैं, ठीक है? एच फिगर कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में एच फिगर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना? कहीं पे पार्ट 1 में एच फिगर नजर आ रहा है? नहीं है ना? तो ये कहाँ मिलेगा हम लोगों को? ये मिलेगा हम लोगों को पार्ट 3 में, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में, है ना? और मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट में एच फिगर कहाँ? ये देखिए, ये वाला एच फिगर, ये वाला दिखाई दे रहा है? यस सर। ये क्या है? एच बी और सी, है ना? सॉरी 8B और 8C। तो 8 ये वाला है, देखिए 8 ये वाला है, ठीक है? उसका B ये वाला है और C ये वाला है ना? तो B का मतलब क्या हुआ? B का मतलब हुआ कि कितनी रिकवरी कर ली गई, और C का मतलब हुआ चेक से एक्चुअल पेमेंट कितना किया गया। क्लियर है? यस सर। हेलो, है ना? तो ये जो आपका एच फिगर है वो आपको यहाँ लिखना है, किसमें? देखिए ग्रॉस ट्रांजेक्शन डेबिट में, ठीक है? और मजेदार बात ये है कि ये डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, सिंस प्रीवियस बिल और
आपका जो चेक फिगर है और रिकवरी वाला है, दोनों को जोड़ दें तो वो बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बतलाइए। नहीं समझ में आया? ओके, मैं बताता हूँ सुनिए। मान लीजिए कि 60 रुपए का काम किया, 60 रुपए नहीं सॉरी 30 रुपए का काम किया ना। अभी तो सेल्स बिल का हम लोग देख रहे थे, तो ये जो क्रेडिट वाला फिगर था वो तो 30 रुपए वाला था, ये वाला, ये देखिए इसमें 30 रुपए है ना। इन 30 रुपीज में आपने टैक्सेस वैक्सेस काट लिए 10% मान लीजिए, तो 3 रुपए कट गए, ठीक है। तो 3 रुपए और 27 रुपए का आपने पेमेंट किया, ठीक है। ये रहा 27 का पेमेंट। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 3 रुपए और 27 रुपए दोनों मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? ये 27 और 3 दोनों जोड़ दें और ये हो जाएगा 30। ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। सर ये क्या, ये advance रिकवरी है, ये क्या है? ये अभी एडवांस पेमेंट कहाँ देख रहे हैं आप? ये रिकवरी है। ये 3 रुपए जो क्या है ये रिकवरी है ना। देखिए दिखाई पड़ रहा है रिकवरी यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 8B में क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो कोई भी एक आदमी। 8B में क्या लिखा है? एग्जाम्पल भी दिया, मजेदार बात तो ये है। पढ़िए पढ़िए। बाय रिकवरी ऑफ अमाउंट क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स और हेड ऑफ अकाउंट, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में रिकवरी जाती है ना, दूसरे हेड में जाती है। और अदर रिकवरी जैसे कि जीएसटी हो गया, रॉयल्टी हो गया, लेबर सेस हो गया, इन सबों के लिए हेड अलग है, ठीक है। हेलो, यस सर। yes sir, yes sir, yes sir. समझ गए ना? ठीक। तो मैं आपको दिखा रहा था ये वाला। अब आप देखेंगे डी, ई और जी, है ना। तो डी क्या था? एडवांस पेमेंट, राइट। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा डी एडवांस पेमेंट। ये देखिए ऊपर में हम आ जाते हैं, डी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए डी है, सिंस प्रीवियस बिल एज पर पेज, ये डी फिगर हो गया, एडवांस पेमेंट। देख रहे हैं? हेलो, Yes sir, yes sir. यस सर। है ना। हाँ, अभी आपके पास में क्या मिलेगा? ई फिगर, है ना। ई फिगर जो है आपका 26 में मिलता है, ठीक है। सेक्योर्ड एडवांस वाला जहां मामला होगा वहीं ई फिगर मिलेगा। इसलिए आप आरए बिल में खोज करके निकाल दीजिए, आरए बिल में कहीं भी ई फिगर नहीं है। देखिएगा ए फिगर है यहाँ पे, मैं ए फिगर को मार्क कर देता हूँ। देखिए ये वाला ए फिगर है ना। ये वाला बी फिगर है, राइट। ये सी फिगर है, ये डी फिगर है ना। उसके बाद में नीचे आते हैं, एबीसीडी। ई फिगर नहीं मिलेगा। एफ फिगर आपने पार्ट 1 में देखा था, आपने पार्ट 1 में एफ फिगर देखा था। ये वाला एफ फिगर देखिए, ये वाला एफ फिगर आपने पार्ट 1 में देखा था, ये वाला, है ना। उसके बाद में जी और एच मिल जाएगा आपको, लेकिन ई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए क्योंकि इसमें एफ होता ही नहीं है, ठीक है। ये रहा जी और ये रहा एच, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये रहा जी और ये रहा एच। तो कुल मिला के 8 होते हैं। मैंने आपको पहले बोर्ड में लिख दिया था कि सब कुछ मिल जाएगा, ई नहीं मिलेगा। क्यों ई नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सेक्योर्ड एडवांस में है। क्लियर हुआ? Yes sir, yes sir. सर ये एडवांस है ना? पेमेंट में सभी में है ना सर, डेबिट बराबर प्लस, क्रेडिट बराबर माइनस, ये कौन सा करके किया है हर इन्होंने? जगह हर जगह हर जगह हर जगह जितना भी कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिए जाते हैं सबों में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। मतलब हम उसको क्या तो मैं करते हैं तब डेबिट होता है? मैडम हमारा भी खर्चा है ना, और हम ये डेबिट का ही लेजर बनाते हैं। हमारे लिए खर्चा है तो मैम सर वो तो माइनस होना चाहिए ना। कैश में से माइनस होना चाहिए मैडम। कैश अकाउंट अलग होता है, पर्सनल अकाउंट अलग होता है। आप दोनों को काहे मिला रही हैं? कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। यहाँ मुझे कौन सा अकाउंट कंसीडर करना है? पर्सनल अकाउंट है ना ये तो, नॉमिनल अकाउंट। हेलो, Yes sir, yes sir. हाँ, nominal account है. क्लियर हुआ? ये नॉमिनल अकाउंट है ना।
एक्सपेंडिचर डेबिट और क्रेडिट मतलब इनकम मतलब गेन जो भी है। चलिए ठीक है। सर नॉमिनल अकाउंट में तो डेबिट सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट होते हैं ना, इनकम सारी जो होती है वो तो बिल्कुल 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 वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमारा टॉपिक है समझ में। क्योंकि हमें डेबिट का अकाउंट बना रहे हैं। लेजर जो बनता है हमेशा डेबिट साइड से बनता है, इसलिए डेबिट साइड से वो प्लस हो जाता है। जैसे आपका जो अकाउंट है ना, वो आप डेबिट साइड से भी बना सकते हैं, क्रेडिट साइड से भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए जो लेजर होता है वो डेबिट साइड से बनता है, इसीलिए हम उसको प्लस करते हैं। ठीक है, और सर हमने जो पे कर दिया, सुनिए, हमने जो पे कर दिया राइट, वो प्लस हमने कर दिया, और जो रिकवरी करी वो माइनस कर दी। तो हमने टोटल कितना पे किया ये हमको दिखाना है। तो हमने इसको टोटल मान लीजिए 1 लाख का पेमेंट किया, तो 1 लाख रुपये कैसे दिखाइएगा? अगर आप माइनस कीजिएगा तो माइनस 1 लाख दिखाइएगा। तो बोलिए हमको, हमने कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए पेमेंट किया, प्लस में दिखाएंगे माइनस में? तो बतलाइए। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट जो बन रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैं तो कह रहा हूँ, और तो क्या करें? हमने 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, तो हम 1 लाख रुपये प्लस में पेमेंट करेंगे जी। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिलेट करके, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल का कॉन्ट्रैक्टर लेजर से रिलेट करके पढ़ने में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब सही मानिए तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर लेजर में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मैं फटाफट आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। इसको स्टार्ट करते हैं हम 7.5 नहीं 10.7.5 से। हेलो, देखिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग सरसरी निगाह से बस देखिए जो इसमें लिखा हुआ है 10.7.5 में। ठीक है, वो आपको मैंने अभी फॉर्म में दिखा दिया, इसीलिए इसको पढ़ कर टाइम बर्बाद करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, 10.7.5 में लिखा है कि नंबर 1 में डेट होगा, आपने देखा, 2 में वाउचर नंबर होगा, 3 में सीरियल नंबर इस रनिंग अकाउंट बिल। मतलब जो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा वही यहाँ लैंग्वेज में है, तो बेकार से पढ़ के टाइम खराब करना है। ठीक है, कॉलम 8 और 9, कॉलम 4 और 5 और 6, सेट फोर्स नेट इफेक्ट ऑफ द पोस्टिंग ऑफ 3 सस्पेंस हेड टेकिंग अप अकाउंट, बकवास। मतलब आपको जो मैंने बताया था उसी का कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। हाँ, आपको जो जानना है वो क्या जानना है? कॉलम नंबर 7 के बारे में। ठीक है, कॉलम नंबर 7 जो सी का 1 है उसको देखिए आप लोग। उसमें लिखता है कि जो नेम ऑफ द वर्क है, आप लोगों ने फॉर्म में देखा कि नेम ऑफ द वर्क रेड इंक में लिखना है, देखा है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हाँ देखा तो देखा है अभी। तो कॉन्ट्रैक्टर लेटर में कॉलम नंबर 7 अगर नेम ऑफ वर्क होगा तो डिटेल नेम पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन के लिए है। लेकिन सप्लाई जब हम लोग लेते हैं ना किसी सप्लायर से, तो यहाँ पे उसका डिटेल नहीं लिखा जाता है। क्यों? एक बार में एक आइटम सप्लाई लेंगे तब ना, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर होता है, अकाउंट नंबर, तो वो अकाउंट नंबर वहां हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वर्क डन होता है तो डिटेल लिखा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि वर्क डन होता है तो नेम ऑफ द वर्क डिटेल में लिखा जाएगा, और जब सप्लाई होती है तो नेम ऑफ द वर्क को केवल अकाउंट नंबर के तौर पे लिखा जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक और लाइन इसी में है, व्हेन अ डिडक्शन मेड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल और फॉर वन वर्क इज क्रेडिटेबल टू द अकाउंट ऑफ अनदर वर्क एंड सच क्रेडिट इज इन कनेक्शन विद हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लेटर वर्क, टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एंट्रीज टू बी मेड इन द लेजर। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई रिकवरी करते हैं तो 2 डिस्टिंक्ट एंट्री लेजर में करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है, 2 distinct set of entries should be made in the ledger, one for the payment made on account of the former work and other for the recovery creditable to the later। इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम में हमने पेमेंट किया था, उसको हमको एंट्री करनी पड़ती है, और दूसरे काम में हम रिकवरी कर रहे हैं उसी अमाउंट को, तो उसकी 2 एंट्री हम लोग करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है जो कि आपको मैंने अभी फॉर्म जब दिखलाया था नहीं बताया था, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखता है the second set of entries should be posted in a separate line in column 6 and 9 again the name of the work concerned। और आप लोग देख रहे हैं कि 6 और 9 में 6 जो है अदर ट्रांजेक्शन वाला कॉलम था, और 9 जो कॉलम था वो था क्रेडिट वाला। याद आ रहा आप लोगों को? हाँ ना, बतलाइए।
यस सर। भैया 4 था, 4 था एडवांस पेमेंट, 5 था सिक्योर एडवांस, 6 था अदर ट्रांजेक्शन, है ना। 7 में नेम ऑफ द वर्क, 8 में डेबिट, 9 में क्रेडिट, ठीक ना था आप लोग का। तो आपको 6 में भी यानी अदर ट्रांजेक्शन में भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी और 9 में भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ये वाला इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज आगे उसकी बकवास है। कॉलम 4 में भी रनिंग अकाउंट बिल से आप लेते हैं, कॉलम 5 में 26 ए से लेते हैं, कॉलम 6 में 26 से लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉलम 6 यानी अदर ट्रांजेक्शन का जो भी मसला होगा उसमें हर हाल में 26 से आएगा, 24 से नहीं आएगा, ये लिखा हुआ है। तो कॉलम 6 का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी का 4, ठीक है, वो आप लोग एक बार पढ़ के देखिए। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बहुत चुप रहते हैं, ठीक। कॉलम 6 अदर ट्रांजेक्शन, इन द केस ऑफ रनिंग अकाउंट बिल फिगर जी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट टू बी पोस्टेड इन द कॉलम। मैंने आरए बिल का मामला होता है, समझे, तो फिगर जी पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन का मामला होता है। इफ अ पेमेंट इज मेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल बिल, नो एंट्री शुड बी मेड। मैंने कि इसमें आपको एमसीक्यू में फंसा सकता है, क्योंकि ये 26 होता है आरए बिल, लेकिन एफ एंड एफ जो होता है वो 24 होता है। 24 में इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री इन कॉलम 6। ट्राई नहीं एंट्री होती है, इसलिए एंट्री नहीं होती कि एक बार में आपने पेमेंट कर ही दिया। जब एक बार में पेमेंट कर ही दिया है तो काहे को एंट्री करनी। लेकिन हाँ, एक सर्कमस्टांस बनता है, अगर आपने फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट किया है उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिकवरी करनी जरूरत है, करनी पड़ेगी, तो फिर आप उसको कॉलम नंबर 6 में डाल सकते हैं, समझे। पर इन दैट सर्कमस्टांस ओनली व्हेन रिकवरी इज प्रपोज्ड। क्लियर है, आगे यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। वही रिश्ता है, अनलेस रिकवरी इज मेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ऑन एनी अकाउंट। किसी दूसरे अकाउंट में कोई रिकवरी करनी होगी तो आप उसको कॉलम 6 में डाल सकते हैं। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 सारा बकवास कि 4, 5, 6 में डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। डेबिट हमेशा प्लस में होगा, क्रेडिट माइनस में होगा। कॉलम 8 ग्रॉस ट्रांजेक्शन डेबिट में होगा, कॉलम 9 क्रेडिट में होगा। सब मैंने आप लोग को बता दिया है। हेंस 10.7.5 हैज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड एंड इट इज फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को न बताया गया हो। तो हम लोग 10.7.1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक आदमी 10.7.1 पढ़िए तब तक, जब तक कि मैं मिटाता हूँ। नहीं, मैं पढ़ दूँ, नहीं कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात कि फॉर्म 43 होता है, ठीक है। दूसरी बात पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और तीसरी बात कि आपका वर्क हो या सप्लाई हो, दोनों ही हाल में आपको एंट्री करनी पड़ती, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। चौथी बात, इसमें ऑल ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जहां पे एंट्री नहीं की जाती है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट नेचर का ना हो या फिर पेमेंट किया ही ना गया हो। दोनों ही स्थिति में आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर उसकी एंट्री नहीं करनी है। आरए बिल के मामले में, सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल बिल के मामले में करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस मामले में नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, 10.7.2 लिखता है पर्सनल अकाउंट शुड बी ओपन इन द लेजर फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्टर। लेजर के फॉर्म में पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्टर, सब के लिए। लेकिन किसके लिए नहीं, वो यहाँ लिख रहा है, वेदर और नॉट अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मे बी फॉर्मल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, और किसी से मान लीजिए फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने रेवेन्यू पेपर पर स्टाम्प सिक्का मार करके उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो भी आपको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग केवल रिटेन से नहीं है, किसी भी तरह का ओरल, अगर ओरल भी किसी तरह का दिया गया है अश्योरेंस टू सप्लाई मटेरियल और समथिंग एल्स, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए, ओरल भी दिया गया, पता नहीं इसको कैसे लिखा गया लेकिन ये सच है। तो इसीलिए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही मामले में इसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, देखिए इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आप उसको गलत मार के चलाइएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, ऑन कंप्लीशन इफ एनी मटेरियल आर इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर
पेमेंट आर मेड ऑन बिहाफ लेजर अकाउंट मस्ट बी ओपन। किसी भी तरह का पेमेंट आपने किया हो लेजर अकाउंट खोलने का है। पोस्टिंग ऑफ लेजर, ठीक है। पोस्टिंग ऑफ लेजर में क्या इंपॉर्टेंट है भैया कि मंथली पोस्टिंग होती है, ठीक है, मंथली पोस्टिंग। और कहाँ होती है? डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन में पोस्टिंग होती है, राइट। डिविजनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? करेक्टनेस के लिए। करेक्टनेस कौन है? डीए रिस्पॉन्सिबल। अच्छा एक मैं बात बता दूं, डिविजनल अकाउंटेंट हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन अब डिविजनल अकाउंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब करता है, रिक्रूटमेंट तो डिविजनल अकाउंटेंट में ही होता है, लेकिन उसके जो मेजर पोस्ट है ना वो है सीनियर डीएओ, तो ये ऑफिसर है। फिर DAO1, ठीक है, तो ये भी ऑफिसर है। फिर DAO2, ये भी ऑफिसर है, ठीक है। ये DA शुरुआत में रिक्रूटमेंट टाइम पे, ठीक है। तो पूरे लाइफ टाइम ये DAO होता है, यानी कि ऑफिसर रहता है, समझे। केवल पोस्टिंग DA की तौर पे होती है, इसलिए वो लाइफ टाइम DA होगा जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग हैबिचुअली DA नहीं लिख करके DAO लिखेंगे, राइट। हालांकि बुक में DA लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो DAO डिविजनल अकाउंट ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्लास क्या है कि इसकी चेकिंग डिविजनल ऑफिसर करेगा, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैंने पहले ही बता दिया है, चेकिंग बाय DO यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। पहले बता दिया कि डिवीजन में पोस्टिंग होती है, क्या सब डिवीजन में पोस्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो पोस्टिंग करते हैं तो हम उसके रिकॉर्ड को मांगते नहीं है, मतलब अगर हम डिवीजन है तो हम सब डिविजनल ऑफिसर को मांगते हैं कि तो लाओ हमको दो, जैसे कि वर्क एक्सट्रैक्ट हम लोग मांगते थे, इसमें पोस्टिंग का लाओ हमको दो, मुख्य आधार पे अकाउंट रजिस्टर ऑफ वर्क की पोस्टिंग करेंगे, राइट। लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेजर नहीं मांगते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी, ठीक है, बाई SD, बाई सब डिवीजन। सब डिवीजन में इसकी पोस्टिंग हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ पोस्टेड, समझे, अगर पोस्टिंग होती है नॉट आस्क्ड, मांगा नहीं जाता है टू सबमिट, समझे। हम नहीं मांगते, पोस्टिंग करके रखो, हमको कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, है ना। यस सर। बोलिए, है ना। पोस्टिंग कैसे होगी ये आप लोगों ने डिटेल में देख लिया। रनिंग अकाउंट बिल से पोस्टिंग होती है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कहाँ से कौन सी एंट्री उठानी पड़ती है, ये सब बकवास इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना जरूर जान लीजिए कि कैश का हो चाहे स्टॉक का हो, कॉन्ट्रैक्टर चूंकि सप्लाई करेगा मटेरियल, ठीक है, तो उसकी भी पोस्टिंग इसमें की जाती है। कुछ मामले ऐसे हैं, इसमें ये भी लिखा हुआ है, कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग मटेरियल डायरेक्ट टू वर्क को देते हैं, ठीक है। उस समय में कॉन्ट्रैक्टर के लेजर को यानी कि 43 को पोस्टिंग नहीं की जाती है। ये तो तब है ना जब आप कॉन्ट्रैक्टर से कोई लेन देन करेंगे, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट टू वर्क से कोई लेन देन करते हैं तो वहां पे आपको ये वाला 43 यूज नहीं करना पड़ता है। ये लिखा हुआ 10.7.10 में, तो 10.7.10 एक बार पढ़िए पन्ना, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को तो बहुत कष्ट होता है, नहीं पढ़ देता हूँ, ठीक। 10.7.10 क्या कहता है? कहता है कि द अकाउंट रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ मटेरियल डायरेक्ट टू वर्क, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिलेशन रख रहे हैं, वर्क वेन मटेरियल इशूड, ठीक है, डायरेक्ट टू वर्क। तो यहाँ पे 43A की पोस्टिंग होती है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है पता है? 10.3 में, 10.3 में हमने देखा था इसी चक्कर में, राइट। अगर कोई पन्ना पलटना चाहे तो पढ़ के देख लीजिएगा भैया। लेकिन यहाँ पर मसला इसको रिलेट करने का है कि 43 के बाद 43A क्यों दिया है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो 43 और डायरेक्ट टू वर्क डिपार्टमेंटली करवाइएगा तो 43A। अब कहिएगा कि इसमें आप क्या क्या एंट्री करनी है? डेट, नंबर ऑफ वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ रनिंग अकाउंट बिल, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डिटेल बाय सस्पेंडेड, मटेरियल, लेबर, लैंड एक्विजिशन। अच्छा आपको याद आ रहा है इसमें एडवांस पेमेंट एडवांस नहीं है, अदर ट्रांजेक्शन नहीं है। जबकि आपने वर्क एक्सट्रैक्ट में जब देखा था तो 4 तरह के सस्पेंड देखे थे, याद कीजिए। वर्क एक्सट्रैक्ट जब आपने बनाया था 33 और रजिस्टर ऑफ वर्क बनाया था 40, ठीक है। इन दोनों में ही आपने 4 तरह के सस्पेंड देखे थे, है ना।
4 तरह के सस्पेंस कौन से? कॉन्ट्रैक्टर वाले, उसके बाद लेबर, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद लैंड एक्वाजिशन, है ना, याद कीजिए। तो लेब कॉन्ट्रैक्टर वाला थीम जो था आपके कॉन्ट्रैक्टर लेजर में घुस गया। कौन सा? एडवांस, सिक्योर्ड और अदर, है ना। ये लेबर, मटेरियल और लैंड एक्विजिशन आपको 43A में आएगा। क्लियर है या ना? ओके सर, ओके। यस सर। है ना। चलिए 8वां पॉइंट इसी में है, मतलब 10.7.10 हम लोग देख रहे थे, ठीक है। उसी में 8वां पॉइंट जो है नेम ऑफ द वर्क अकाउंट, ड्रॉप ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट, जैसा आपने उसमें किया था 43 में, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एंड रिमार्क। इसमें आपने नोटिस किया कि आपका कहीं से खींचतान नहीं किया गया है। खींचतान न करने का मतलब ये कि आर बिल वाला मामला नहीं है। यहाँ पे ABCD कुछ नहीं लिखा है, देख रहे हैं आप लोग, पर मोटा मोटी वैसा ही है जैसा कि आपने 43 में देखा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों चीजें देख ली हैं, और हम लोग को क्या देखना रह गया है? 10.7 में पोस्टिंग हमने देख लिया, कैसे 10.7.5 देख लिया। चलिए 10.7.6 बैलेंसिंग एंड रिकंसिलिएशन, वही जो मैंने आपको बताया, आरए बिल के साथ में इसका रिकंसिलिएशन करना होता है, और बैलेंसिंग भी उसी के रेफरेंस में की जाती है, ठीक है। तो बैलेंसिंग और रिकंसिलिएशन का क्या मतलब भैया? महीना महीना बैलेंस कर देना है ना। और रिकंसिलिएशन करने का काम जो करेक्टनेस चेक करेगा डिविजनल अकाउंटेंट करेगा, मैंने बता दिया, देखिए लिखा हुआ है। द लेजर अकाउंट टू बी क्लोज्ड एंड बैलेंस मंथली को क्लोज करना, बैलेंस करना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्टर का, उसको सेपरेट फोलियो दे देना, एक पन्ना, ठीक है। लेकिन शुड बी डिटेल्ड so as to show in respect of separate work or account, उसमें स्टॉक और परचेज दोनों शामिल है। द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इफ एनी अंडर ईच ऑफ सी सस्पेंस, मतलब वही एडवांस पेमेंट, सेकंड एडवांस और अदर ट्रांजेक्शन। आपको इसमें बेकार पढ़ने में कुछ लेना देना नहीं है, और उसको किसके साथ में बैलेंस करते हैं? रनिंग अकाउंट बिल के साथ में। और वो जो आपका बनाया गया है इसमें 10.7.6 में हम लोग पढ़ रहे हैं 10.7.6, ठीक है। इसमें जो कॉलम बनाया गया, कॉलम में भी 3 ही चीजें लिखी गई है, एडवांस पेमेंट, सेक्योर्ड एडवांस, अदर ट्रांजेक्शन। तो इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। 10.7.7 लिखता है कि डिविजनल अकाउंटेंट करेक्टनेस की चेकिंग करता है, ठीक है, जो भी मैंने बता दिया है। डिविजनल अकाउंटेंट शुड इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर 43 है ना। 10.7.8 वो इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज करता है बस, कुछ नहीं, कि डिविजनल ऑफिसर जो चेक करेगा ना वो मंथली चेक नहीं करता, पीरियोडिकली चेक करता है। तो 10.7.8 क्या लिखता है? ए, पीरियोडिकली ऑल द पर्सनल अकाउंट इन द लेजर विल बी एग्जामिन्ड टू सी। अब क्या देखना है भैया पीरियोडिकली? तो 1 और 2 पॉइंट है इसमें। पहला देखना है कि दैट बैलेंस डू नॉट रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट जस्टिफिकेशन। इसका मतलब आपके पास में ये जो एडवांसेस है 3, कौन से? एडवांस, सेक्योर्ड एडवांस और अदर ट्रांजेक्शन, उसमें बैलेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब याद कीजिए हमने पेमेंट किया था डेबिट को प्लस में किया था, याद है ना मैडम? डेबिट को हमने प्लस में किया था, याद है? डेबिट को माइनस। हाँ, तो एडवांस पेमेंट, सेक्योर्ड एडवांस, ठीक है, और अदर। मान लीजिए कि हमने इसमें एडवांस पेमेंट में मान लीजिए हमने 10,000 रुपए को पेमेंट किया है, सेक्योर्ड एडवांस में मान लीजिए 40,000 पेमेंट किया है, और अदर ट्रांजेक्शन फिर हमने 15,000 पेमेंट किया है, ठीक है। और तीनों मिला करके जो मामला बनता है, यहाँ टोटल लिख देते हैं 40, 10, 50 और 15, 65,000 रुपया। और 65,000 रुपया बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमको ये इंश्योर करना है कि लंबे समय से पेंडिंग ना पड़ा रहे। इसके लिए क्या करना होगा? ये माइनस करके इसको 0 करना होगा। माइनस 10,000 की जगह तब 0 होगा कि नहीं? बोलिए। यस सर, यस सर, है ना। इसी वजह से डेबिट को प्लस में दिखाया जाता है, समझ गए? चलिए, यस। तो पहला पॉइंट तो ये था कि द बैलेंस डू नॉट रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दैट इन द केस ऑफ रनिंग अकाउंट बिल्स आर प्रिपेयर्ड एट रीजनेबल इंटरवल। बिल्कुल सही बात है, ये बैलेंस लंबे समय तक आउटस्टैंडिंग रह ही नहीं सकता है अगर रनिंग अकाउंट बिल पीरियोडिकल इंटरवल पे या लॉजिकल इंटरवल पे बनाया जाए। हर महीने अगर एक रनिंग अकाउंट बिल बन जाए तो ये सब बैलेंस 6 महीने आउटस्टैंडिंग क्यों रहेगा? बोलिए, सही है गलत? यस सर, है कि नहीं? जो आपको लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एवरी मंथ अगर आपका आरए बिल बन जाता है ना, तो ये सब बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्यों रहेगा? एडवांस पेमेंट दिया था वर्क डन बट नॉट मेजर्ड,
और आपने मेजर कर लिया तो इधर में माइनस करेंगे, फाइनल पेमेंट में प्लस कर देंगे। सेकेंड एडवांस का मतलब था मटेरियल ब्रॉट एट साइट, वो मटेरियल साइट पे था, अब आपने काम में कंज्यूम कर लिया तो मेजर कर लिया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, फाइनल हेड में उसको बुक कर लेंगे। अदर ट्रांजेक्शन में जो भी बाकी छूटा पुटा रह गया है सबको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल बात यह कि अगर आड़े बिल आप हर महीने बनाते हैं तो काहे को पेंडिंग पड़ा रहेगा आपका एडवांटेज, कोई मीनिंग नहीं है ना। बोलिए। यस सर। यस सर। है ना। दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर लेजर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेजर खत्म होता है। ठीक, अब अपने को मन करेगा तो इतना वीडियो काट देंगे, अलग कर देंगे, नहीं मन करेगा तो इसी में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं सन्ड्री रूलिंग में। सन्ड्री रूलिंग क्या कहता है? सन्ड्री रूलिंग वही कहता है कि आपने जो भी मटेरियल मंगवाया का मतलब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह कुछ तो लगता होगा। अब लगता है तो उसकी बुकिंग कहाँ करेंगे? बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपका जब शुरुआत में प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनता है ना तो सॉइल टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग का खर्चा कहाँ बुक करेंगे? बात नंबर 3, जब वो शिलान्यास होता है काम शुरू होने से पहले, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसका इनॉग्रेशन होता है। क्या उसको बोलते हैं जी? अनावरण, क्या बोलते हैं उसको? इनॉग्रेशन बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो काम शुरू पर शिलान्यास होता है, काम खत्म पर इनॉग्रेशन होता है, उसका खर्चा कहाँ बुक होगा, कौन से हेड में बुक होगा? ठीक है, ये सब 3-4 चीजें हैं जो आदमी को कंफ्यूज करती हैं, उसी का क्लियरेंस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सन्ड्री रूलिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? आप लोग जैसे घुसेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कैरेज एंड इंसिडेंटल चार्जेस। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैरेज ऑफ स्टॉक मटेरियल टू साइट ऑफ वर्क एंड ऑफ ऑल कैरेज चार्जेस। कैरेज का मतलब ढोना, ढुलाई, एक जगह से दूसरी जगह। आपके गोदाम में पड़ा हुआ था माल, कॉन्ट्रैक्टर ने साइट में मंगवाया, आपने गाड़ी बुक की, या आपके पास अपना गाड़ी है, उसमें तेल तो लगता है ना, ड्राइवर का खर्चा लगता है ना, वो उसके बाद मजदूर बोरे उठाए कर ला देगा, उसके बाद वहां नीचे गिराएगा। जो भी आपका ढुलाई का खर्चा है वो खर्चा अल्टीमेटली कहाँ बुक होगा? ठीक, पहला नंबर पॉइंट। अब हम लोग आ जाएंगे कॉलम में यानी बॉक्स में। बॉक्स में पॉइंट नंबर 1, इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर पार्ट 10.3.2। तो मैंने 10.3.2 पढ़ा, इसका मतलब है कि जहां उसने मंगाया है उसी जगह पे हम लोग को भेजना है। ठीक, तो पहला पॉइंट, फाइनल चार्जेस इफ द केस ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड डिपार्टमेंटली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर फॉर लेबर ओनली। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटली हम लोगों ने काम करवाया है तो फाइनल हेड में डाल देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करवाया तो कॉन्ट्रैक्टर के अदर ट्रांजेक्शन में डाल देंगे। ये वाला अदर ट्रांजेक्शन, तीसरा वाला सस्पेंस वाला, समझे? है ना? नहीं बोलेंगे? यस सर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये वाला हो ये गया। जो सर जो ये कॉलम है ना, इसका ए का जो हेड दे रखा है, ये तो समझ आ गया कि टू द प्रोमिस्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी में फाइनल चार्जेस इन द केस ऑफ वर्क एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंटली, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर थ्रू लेबर की, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर लेके आएगा। ये दूसरा पॉइंट है ना, एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट वर्क इन द कॉन्ट्रैक्टर वेयर द सप्लाई ऑफ डिपार्टमेंटल मटेरियल आर स्टिपुलेटेड। ये सर मुझे समझ नहीं। ये मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि आपको याद है कि आपका मान लीजिए एक मटेरियल है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक, तो वो तो रेगुलर हो गया। मान लीजिए कोई एक ऐसा मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मतलब हम मेरे स्टॉक में है लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिखा था कि हम कॉन्ट्रैक्टर को अपने स्टॉक से वो वाला मटेरियल सप्लाई करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर का मन हो गया कि वो वाला मटेरियल हमको चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो अब भैया जब कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है तो उसका कैरेज चार्जेस क्या होगा, कौन तय करेगा? याद कीजिए, मैंने बताया था सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तय करते हैं वो मटेरियल जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। उस मटेरियल की बात हो रही है, एडिशनल चार्जेस। समझ में आया? ओके सर, ठीक है। फिर तो ये स्टिपुलेटेड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? नॉन स्टिपुलेटेड होना चाहिए, नहीं सर? स्टिपुलेटेड होगा। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेटेड का मुझे ऐसे समझ आया कि जो कॉन्ट्रैक्टर में दिया हुआ। नहीं? रुकिए 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 रुकिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुल भाई एक मिनट, एक मिनट रुकिए।
स्टिपुलेटेड, ठीक है। स्टिपुलेटेड मतलब क्या होता है? मैं दिख रहा हूँ, हाँ या ना? हाँ सर, बोर्ड दिख रहा है। दिख रहे हैं। हाँ ठीक है। डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तब बिल्कुल सही। डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बारे में है, समझे? स्टिपुलेटेड स्पेशली ए पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। स्टिपुलेटेड का मतलब जो पार्ट ऑफ अग्रीमेंट में है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो पार्ट ऑफ अग्रीमेंट में नहीं, यही ना कह रही हैं आप? नॉट सर स्टिपुलेटेड। मैं ये कह रही हूँ कि अगर स्टिपुलेटेड है यानी पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है तो फिर वो एडिशनल चार्ज में क्यों जाएगा? मेरा ये क्वेश्चन है सर। देखिए ना सर, नोट 2 पढ़िए ना, कहाँ लिखा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वाला 10.3.2। देखिए 10.3.2 ए पढ़ते हैं। द इशू ऑफ मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर कंप्लीटेड आइटम वर्क इज जनरली परमिसेबल ओनली इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हम लोग पढ़ रहे हैं 10.3.2, ठीक है। When under the operation of paragraph कितना लिखना, if necessary to retain in hands of government the supply of imported material, टू तो काट दिए क्योंकि वही रिपीट किया हुआ है, ठीक है। When in the interest of work or with the object of utilizing existing stock of material, it is desirable to retain in the hand of government the supply of certain other materials as well, and the condition to this effect has been inserted in the contract, ठीक है। B, in both the cases, contract should specify the material to be supplied by the government, the place and places of delivery, the rates of the charge is contracted in description of material, contractor should be held responsible for obtaining। यही तो कहीं लिखा हुआ था कि उसका जो मटेरियल आपको इशू नहीं किया गया है। 10.3.3 में लिखा हुआ है, ठीक है। If at any time subsequent to the execution of a contract on a thorough rate basis, the contractor desires the issue to him for use on a work of material which exists in the government stock, but the supply thereof by government was not provided for in the contract। वही तो मैंने कहा आपको, इसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। अब देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है मुझे क्लियर नहीं है। स्टिपुलेटेड का मतलब तो मैंने खोज लिया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम नॉट क्लियर, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया आपको कि एडिशनल चार्जेस का मीनिंग वही है, ठीक है। चलिए हम लोग पॉइंट बी में आते हैं। बियॉन्ड द प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ डिलीवरी हमने मांगी थी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने जहाँ मांगी थी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में था उसके अब दूसरी जगह पे वो मांग रहा है डिलीवरी, तो उस केस में क्या होगा? इफ इनकर्ड द पर्सनल अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अंडर सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन, वेरी सिंपल, ठीक है। थर्ड है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू अंडर पारा 10.3.3, ये वाला है 10.3.3 मैम, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वाला जो मैंने बताया है ना, तो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें भी अदर ट्रांजेक्शन होगा और डायरेक्ट टू वर्क में फाइनल चार्जेस होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ना एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल, ये भी खोजना बाकी है, इसको हम खोज के निकालते हैं कहाँ पे, इसको हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। या कोई हम बाद में दूसरी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ यानी बताइए। हाँ सर, ये पॉइंट नंबर 2 एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए प्लीज। पॉइंट नंबर 2 कौन सा? इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू अंडर पारा 10.3.3। सर एक बार बस बता दीजिए प्लीज। यही वाला ना? हाँ सर। अब तो यही वाला है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसका आइटम का मेंशन नहीं था और बाद में कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि ये वाला स्टॉक में है और हमको गवर्नमेंट से लेना चाहिए, तो उसने मांगा, ठीक है। और हम उसको किस रेट पे देंगे, इशू रेट हमारा क्या होगा, ये कौन तय करेगा? ये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तय करेगा। 10.3.3 में यही कहा गया है। हाँ ये तो समझ आ गया। फिर हेड में कितना आएगा? हेड कौन से हेड में आएगा? हेड में कॉन्ट्रैक्टर के अदर ट्रांजेक्शन में, कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन, ओके ठीक है, क्योंकि वो स्टिपुलेटेड नहीं था ना। हाँ वो डू लिखा हुआ, डू का मतलब होता है डिक्टो। हाँ सर ठीक है। इसका मतलब सर क्या ये हुआ कि जो अब जैसे बियॉन्ड द प्लेस ऑफ डिलीवरी हो गया और जो कॉन्ट्रैक्टर में स्टिपुलेटेड था ही नहीं, वो दोनों को देना कॉन्ट्रैक्टर के अदर चार्जेस में, बिल्कुल अदर ट्रांजेक्शन में ही डाल देंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले वाले में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में उसका रेट फिक्स किया हुआ रहता है, लेकिन दूसरे वाले में कॉन्ट्रैक्ट में रेट फिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए चार्जेस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। कभी भी सॉइल की जो जांच होती है ना, वो आउटले में होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे आपको 4059 होता है
कैपिटल आउटले ऑन पीडब्ल्यूडी वर्क, है ना, और 205 ना होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सॉइल वाला मामला होगा तो हमेशा यहाँ होगा, यहाँ कभी नहीं होगा, समझे? वही लिखा है बुक में, समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? सुनिए, सड़क बनती है नई तो 5054, रिपेयर मेंटेनेंस होता है 3054। ये रोड है, समझे? इसको कहा जाता है कैपिटल आउटले ऑन रोड, ठीक है? इसको कहता है R&M, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमेशा सॉइल वाला यहाँ होगा, यहाँ, समझे? यहाँ नहीं होगा, समझ गए? नहीं समझे? अरे भैया मिट्टी की जांच कब होगी? काम शुरू होने से पहले, है ना? वो नया फाउंडेशन करना हुआ ना, मिट्टी की जांच होगी। ऑलरेडी फाउंडेशन किया हुआ है, सारा काम किया हुआ है, आपको खाली रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है, वहां मिट्टी की जांच का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर, ये कैपिटल में आएगा, 4059 में आएगा ना? हाँ, हर हाल में, तभी तो लिखा मैंने। यहाँ लिख दिया सॉइल, यहाँ लिख दिया नहीं, यहाँ लिख दिया सॉइल, यहाँ लिख दिया नहीं। फिर 5054 की 4 और 5 दोनों होता है क्या सर कैपिटल का रेवेन्यू रिसीट? हाँ तो ठीक है, जिसका माइनर हेड 2 से चालू, सुनिए, जिसका मेजर हेड 2 से चालू होता है उसमें 2 जोड़िएगा तो 405 नहीं आ जाएगा, और जिसका 3054, इसका जो रेवेन्यू रिसीट है ना वो 1054 है ना। ये जब मैं आपको लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड पढ़ाऊंगा तो उसका देखिएगा ना, उसका खुशी। आप लोग को मजाक नहीं, ठीक है? अभी तो अच्छा, खाली ऐसे ही, चलिए। एक क्वेश्चन और है सर, ये जो पॉइंट नंबर 3 था ना सर मटेरियल का, इसमें सर मेरे को ये इश्यू होता है कि इश्यू डायरेक्ट टू वर्क में फाइनल चार्जेस स्लैश मटेरियल कर रखा है, तो मेरे को सर ये समझ नहीं आता फाइनल चार्ज में कब आता है, मटेरियल में कब आता है? अच्छा, मैं देख के बताता हूँ आपको, ठीक है? फाइनल चार्जेस का मतलब ही है ये वाला हेड, ये वाला, समझ गए? मतलब बड़ा मेजर हेड जिसमें आपको बुकिंग करनी है, ठीक है? और मटेरियल जो होता है ना उसमें सब हेड है, मेजर हेड ये वाला होगा, समझ गए? एक्चुअल में मटेरियल एक सस्पेंस हेड है, ये आपको पता है। फाइनल चार्जेस सस्पेंस नहीं है, ये भी आपको पता है ना? अच्छा, आपको याद आया, अभी मुझे याद आ गया, देखिए वर्क एक्सट्रैक्ट याद कीजिए, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? वर्क एक्सट्रैक्ट तो पूरा का पूरा याद ही है। आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। आपका वर्क एक्सट्रैक्ट हम बना रहे हैं ना, वर्क एक्सट्रैक्ट ये 33 में होता है ना? तो वर्क एक्सट्रैक्ट याद कीजिए, ये एक था फाइनल यहाँ पे, है ना? और यहाँ था सस्पेंस, ठीक है? और सस्पेंस में फिर आपका था कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर में 3 थे, ये था एडवांस, ये था सिक्योर, और ये था आपका अदर, है ना? और यहाँ पे था लेबर, है ना? ये था मटीरियल, लेबर और लैंड, है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी सीक्वेंस में क्या फर्क पड़ता है। ये सस्पेंस वाला अलग था, ये वाला सस्पेंस था, है ना? और ये था फाइनल। जब आपका मटेरियल एट साइट रहता है ना तब इसमें आता है, समझे? जब आपका मटेरियल साइट से आता है, मतलब मटेरियल एट साइट रहता है तो इसमें आ जाता है ना? जब कंज्यूम हो जाता है तो इसमें रहता है। ओके 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 सर, ठीक है, अच्छा याद आ गया। चलिए अब हम लोग बी में आते हैं। व्हेन सरप्लस मटेरियल रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जो सरप्लस मटेरियल रिटर्न होता है तब रिटर्न कहाँ होगा? 2 जगह पे होगा, या तो आपके स्टॉक में होगा या तो दूसरे जगह पे, दूसरे काम में होगा कि नहीं बताइए? जी सर, है ना? जब आपका मटेरियल रिटर्न होगा उस समय जो आपका कैरेज चार्ज होगा वो उसी वर्क में बॉर्न किया जाएगा, और जब दूसरे काम में जाएगा तो आइदर इसमें भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है। ये एमसीक्यू में बहुत धांसू सवाल है, ठीक है? कैरेज चार्जेज होगा, अगर आपका स्टॉक में वापस आएगा तब तो उसी काम के लिए बुक होगा, और अगर आपका दूसरे काम में ट्रांसफर हो रहा है तो वो दोनों में से किसी भी एक में आइदर लिखा हुआ, आइदर वर्ड लिखा है कि नहीं? डेबिटेड टू आइदर वर्क एज मे बी इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या है कि दोनों में से ही भारित किया जाएगा। इक्विटेबल वो तय करेगी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जो भी अथॉरिटी हो, वो आपको सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में मिलेगा। लेकिन आपको ये मामला समझ में आ रहा है कि एक काम से दूसरे काम में जाएगा तो न केवल पहले काम में, न केवल दूसरे काम में, बल्कि दोनों ही काम में उस तरीके से बांटा जाएगा जो तरीका डिपार्टमेंट को ठीक लगे। क्लियर है? भाई हाँ या ना बोलिए कुछ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सी,
incidental charges connected with the movement of material issued or for providing specially for work or return therefrom should be adjusted in the same way as the cost of carriage। बिल्कुल भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब समझ रहे हैं, टूट फूट, लेके जा रहे थे कुछ टूट गया, लेके आ रहे हैं कुछ टूट गया, बोरा बर्बाद हो गया, पानी में भीग गया, कुछ भी हो गया, समझ गए। उसका जो खर्चा है उसको भी उसी तरीके से बियर करेंगे और उसी का अकाउंट फॉर वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग कैरेज का करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। डी, इन ऑल केसेस द प्लेसेस फ्रॉम एंड टू विच मटेरियल आर कन्वेड द डिस्टेंस एंड द क्वांटिटी एंड द अप्रोक्सीमेट वेट मे बी स्टेटेड क्लियरली इन द पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर मतलब कुछ क्लियर लिखना है, समझे, कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ पहुंचाया गया, कितना डिस्टेंस था, पर यूनिट कितना तेल जला, समझे, ड्राइवर ने कितना चाय पिया, कितना पानी पिया, मतलब आप लोग समझ जाइए, ठीक है। वो सब नहीं लिखना पड़ता है, क्लियर लिखना है सारे के सारे पेमेंट वाउचर में क्या कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ। खैर, तो एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल के बारे में मैंने बता दिया। एक्सपेंडिचर ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इनॉग्रेशन सेरेमनी को दो हिस्से में बांटा गया है, इरिगेशन कॉमर्शियल और अदर, समझे, इरिगेशन कॉमर्शियल, ठीक है, और अदर, ठीक है ना। अगर इरिगेशन कॉमर्शियल है तो वो रेवेन्यू हेड में जाता है, रेवेन्यू हेड में, ठीक है, और अगर अदर होगा तो कंटिंजेंसी में जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना बताइए। यस सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? क्यों होता है मैं क्या बताऊं, ये पूछे कंटिंजेंसी कितना होता है, ठीक है। वर्क कंटिंजेंसी है ना, वर्क कंटिंजेंसी CPWD कोड में लिखा हुआ है कंटिंजेंसी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ, 1 करोड़ तक का जो काम होता है, 1 करोड़ का काम, ठीक है, तो 5%, ठीक है, और 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, तो 3%, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 5 लाख। तो देखिए 1 करोड़ का 5% 5 लाख होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। होगा ना। ये कहाँ लिखा हुआ? CPWD कोड में, CPWD मैनुअल में लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने आज ही पढ़ा इसको, इससे मुझे याद है, ठीक है ना। रेट एंड टैक्सेस ऑन बिल्डिंग कुछ नहीं लिखा है इसमें, खाली गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 में दिया हुआ है, उसको जब पढ़ेंगे हम देख लेंगे, राइट। आगे आते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय अदर डिपार्टमेंट, ये 3 हिस्से में, सिर्फ 2 हिस्से में, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय अदर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क बाय लोकल बॉडीज, ठीक है। अब इसमें ऊट पटांग जो भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अदर डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज में डिफरेंस क्या है। लोकल बॉडीज का मतलब समझते हैं ना, लोकल बॉडीज का मतलब नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU भी अगर कोई काम कर दे तो कौन काम करेगा? PWD नहीं कर रहा है, PWD की जगह पे वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी जगह पे कोई कर रहा है, ठीक है। तो 2 तरीका है, PWD नॉट, ठीक है, तो डन बाई अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, बाय लोकल बॉडीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो भी गवर्नमेंट का ना एजेंसी है जी, ठीक, इसलिए इसका ट्रीटमेंट अलग है। लोकल बॉडी अगर काम कर रहा है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ या ना बताइए। ओके ओके, अगर लोकल बॉडीज को दे देंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानेंगे, ठीक है, ये MCQs में भी है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हमने अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करवाया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिजर्वेशन, ये लिखा हुआ 1, 2, 3, सिविल डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट टू अकाउंट फॉर अप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्लेस्ड एट इट्स डिस्पोजल। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला, ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन के लिए, मैंने कौन रुपया कहाँ खर्चा होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? अप्रोप्रिएशन के लिए, ठीक है, एंड डिस्पोजल के लिए। डिस्पोजल का मतलब खर्चा हुआ है कि नहीं उसकी निगरानी करेगा, ठीक है। लेकिन उसी काम के लिए, दूसरा काम नहीं, उसी काम के लिए
जिसमें इसने अप्रोप्रिएशन और डिस्पोजल किया है, सेकेंड और थर्ड पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट टू रिटेन बजटरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, किसी काम के लिए, ठीक है, पहला बजटरी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास रहेगा, पीडब्ल्यूडी के पास, और दूसरा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट टू रिटेन टेक्निकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल भी इसी के पास रहेगा। अब समझ में आई बात, आया ना। मतलब कि कितना लंबा बनेगा, कितना चौड़ा बनेगा, डिजाइन कौन बनावेगा, सब हम बनावेंगे, तुम खाली ये तय करोगे, समझे, कि कौन कंपनी का पंखा लगेगा और कौन कंपनी का बल्ब। टेक्निकल कंट्रोल मेरा होगा और बजटरी पैसा भी हम ही देंगे, समझ गए, और जब हम पैसा देंगे तब तुम पेमेंट करोगे, लेकिन तुम तय करोगे कि पेमेंट किस कॉन्ट्रैक्टर को करना है और कब करना है। मामला समझ में आया, है ना। यस सर। है ना। चलिए, तो 10.8.6 जब गवर्नमेंट लोकल बॉडी से हम लोग काम करवाते हैं तो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो होते हैं उनको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो लिखा हुआ ABC में, ठीक है। तो जब हम लोग लोकल बॉडी में काम करवाते हैं तो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट को 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो लिखा हुआ ABC में, हम लोग उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। नहीं, डन बाय लोकल बॉडीज, डन बाय लोकल बॉडीज। तो CCA को, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। कौन सी ABC। ए लिखता है देयर सर्टिफिकेट दैट द वर्क हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अग्रीड अपॉन इज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बाय द रिस्पांसिबल ऑफिशियल। लोकल बॉडी चाहे काम करे, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट देना होगा कि वर्क डन एज पर नॉर्म्स, ठीक है, और सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, समझे, सर्टी चाहिए हमको, सर्टी, समझ गए। CCA इंश्योर करेगा कि मिला कि नहीं मिला है। नंबर 2 मैंने B दैट इफ द पेमेंट इज मेड फॉर अ नंबर ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ऑफ विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन द अकाउंट अंडर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट। मैंने काम आप बहुत सारा कर दिए तो एक ही हेड में सबको बुक में कर दीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ये नहीं है कि आप काम कर दिए उस्तादी करके कहीं का कहीं भी बुक कर देंगे, ठीक है। और C that as far as possible the liability of a year is settled within that year, समझे। लाइबिलिटी का मतलब समझते हैं ना, जितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट है सबको सब लाइबिलिटी कहते हैं, तो लाइबिलिटी हटा देते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट शुड बी पेड इन दैट ईयर, आउटस्टैंडिंग पेमेंट मेड विदिन द ईयर, विदिन द FY फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है ना, बताइए। यस सर। बोलिए, है ना। लास्ट वाला जो पारा है स्कोप ऑफ सैंक्शन 10.8.7 हम लोग उसको खत्म कर रहे हैं अभी। एंड द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द सैंक्शन टू एन एस्टिमेट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द प्रिसाइज ऑब्जेक्ट फॉर विच एस्टिमेट वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड। एस्टिमेट बनावेंगे ना, ओरी बुरी नहीं बनावेंगे, हमने पहले ही बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपया का काम है और किसी ने अगर उसको कह दिया कि हम 60 रुपए में कर देंगे, तो या तो कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ है या तो जिसने एस्टिमेट बनाया वो उसने गड़बड़ किया है। इसीलिए एस्टिमेट जब हम लोग बनाते हैं ना, बहुत ध्यान से बनाते हैं कि जितना खर्चा हो उससे बहुत ज्यादा का नहीं एस्टिमेट बन जाए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत लो भर दिया है तो तुरंत गाज गिर जाएगी एस्टिमेट बनाने वाले के ऊपर, ठीक है। वही कह रहा है The authority granted by a sanction to an estimate is strictly limited by the precise object for which the estimate was intended to provide, ठीक है। Accordingly, it is not permissible to apply without the sanction of competent authority any anticipated or actual saving। मैंने कहा ना, any anticipated actual saving, आप सेविंग करके बहादुर नहीं है कि बहुत बढ़िया काम किया, हम 40 रुपया से कम में काम करवा लिए। इस सब्जी तरकारी के मामले में ठीक लगता है, घर के मामले में ठीक नहीं लगता है, सड़क के मामले में ठीक नहीं लगता है। एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, एक बड़ा सा पुल बना दीजिए, ठीक, और 40% सेविंग दिखा दीजिए, अब दूसरा अगर पुल गिर जाएगा तो आप ही पर गाज गिरेगा। बहुत उस्ताद बनते थे, समझे, एकदम सब स्टैंडर्ड काम करवाया है। इसलिए सेविंग अच्छी बात नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। तो सेविंग अगर हो रहा है उस लिमिट से ज्यादा, तो उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी का परमिशन चाहिए,
समझ रहे हैं? वेदर ड्यू और ऑन द अबैंडनमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्क, चाहे तो काम सबस्टेंडर किया हो चाहे तो काम छोड़ दिया हो, अबैंडनमेंट तभी ना सेविंग होगा। सेविंग होने का तो कोई दूसरा तरीका है नहीं, समझ रहे हैं? और टू एनी अदर काउंट on a sanctioned estimate of a definite project to carry out additional work not completed in the original project or fairly contingent on its actual execution. However, subject to the availability of fund under subject contingency in the sanctioned project estimate, the subject to the acceptance of engineer in chief, such additional work not contemplated in the sanctioned project may be executed by the divisional office. तो बाकी का लैंग्वेज बेकार है, उसमें कोई MCQ नहीं बन रहा है, ठीक है? This is the end of the today's video. Thank you for watching me and watching my videos. Thank you for attending my class. Thank you and good night. सर ये लास्ट वाला इंजीनियरिंग की फॉर डिविजनल ऑफिस वाला सर MCQ भी है, समझ नहीं आया।